एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी एलएलबी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीसी सेक्शन 506 के अंतर्गत जो अपराध है उनके मुकदमे में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, यानी जानने वाले हैं कि धारा 506 में अपना बचाव कैसे करें। देखिए दोस्तों, आईपीसी की धारा 506 जो है वह आपराधिक धमकी के आरोपों के लिए होती है, और यदि आपने किसी को आपराधिक धमकी दी है और आप पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको इन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका मुकदमे में अपना बचाव किया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अधिवक्ता को मिलकर सारी घटना के बारे में बताना है। वह अधिवक्ता जो इस प्रकार के मामले में योग्य हो और वकील की सहायता से एक मजबूत कानूनी रणनीति बनाना आपका दायित्व है। आज की वीडियो में हम आपको बचाव के लिए कुछ पॉइंट्स बताएंगे। हालांकि एक कानूनी पेशेवर से परामर्श करना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके मामले की विशिष्टताओं के आधार पर व्यक्तिगत सलाह भी प्रदान कर सकता है। सबसे पहले तो यदि आप यह प्रदर्शित कर सकते हैं आपकी जो धमकी थी, यानी आपके बयान या कार्रवाई का उद्देश्य था वह डर, चिंता या नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर सकता है। यह दिखाना कि आपके शब्दों या कार्यों के पीछे कोई आपराधिक इरादा नहीं था, तो आपका मामले में बचाव हो सकता है। और दूसरी बात करें तो यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ शिकायत जो झूठी है या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है, तो आप ऐसे सबूत पेश कर सकते हैं जो आपराधिक धमकी के दावों का खंडन करते हैं। इसमें आप गवाह पेश कर सकते हैं और साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज या अन्य सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि आपकी घटनाओं में आपका बचाव कर रहे हो। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यदि आप दिखा सकते हैं कि आपको कथित धमकी देने वाले व्यक्ति के रूप में गलत तरीके से पहचाना गया है, तो यह आपके खिलाफ मामले को कमजोर कर सकता है। और इसके साथ ही यदि कथित धमकी में तत्काल कार्रवाई शामिल नहीं है या तत्काल खतरे की भावना पैदा नहीं हुई है, तो आप तर्क दे सकते हैं कि यह आईपीसी धारा 506 द्वारा परिभाषित आपराधिक धमकी के अंतर्गत नहीं आता है। और यदि आपने जो धमकी दी है, यानी आपका जो बयान है, वह केवल राय की अभिव्यक्ति है और धमकी देने के इरादे से नहीं है, तो आप तर्क दे सकते हैं कि यह आपराधिक धमकी के रूप में योग्य नहीं है। और इसके साथ ही एक बिंदु यह भी है, यदि आप यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि कथित पीड़ित को आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप डर या आराम का अनुभव नहीं हुआ, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर सकता है और यह आपके बचाव में एक मुख्य कड़ी होगी। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप दिखा सकते हैं कि आपके कार्य आपने जो किया है यह आपके या किसी और के लिए कथित खतरे में प्रतिक्रिया में थे, तो यह एक बचाव हो सकता है। हालांकि परिस्थितियों में आत्मरक्षा अनुरूप और उचित होनी चाहिए। और मुख्य बिंदु यह भी है, जो सामने वाला पक्ष है उसके द्वारा जो सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सावधानी पूर्वक उनकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि उनके मामले में कोई विसंगतियां, विरोधाभास या कमियां हैं, तो आपका वकील दूसरे पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। और इसके साथ ही यदि आप सबूत दे सकते हैं कि आप कथित घटना के समय और स्थान पर मौजूद नहीं थे, तो यह आपके लिए बचाव के रूप में काम करेगा। और मुख्य बिंदु तो यह है कि यदि आपको लगता है या आप मानते हैं कि आपके शब्दों या कार्यों की कथित पीड़ित ने गलत व्याख्या की है और उन्हें धमकी के रूप में नहीं देखा है, तो आप तर्क दे सकते हैं कि आपकी ओर से कोई आपराधिक इरादा नहीं था, तो इस प्रकार से आप अपने मुकदमे में बचाव कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।